नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सुहाने मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां 690 करोड़ 39 लाख की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं मिल्क और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल शाहबाद क्षेत्र स्थित शिवा शुगर मिल कंपाउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीएम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामपुर जिले में दी गई इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले के बुनियादी ढांचे, जन सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जन सेवा, जन सुविधा और जन कल्याण को समर्पित ये विकास परक परियोजनाएं रामपुर के विकास को नई गति देंगी, जनजीवन को अधिक सुगम बनाएंगी और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेंगी। सीएम योगी ने कुल 102 परियोजनाओं में से 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। लोकार्पण की गई परियोजना में मिल्क विधानसभा क्षेत्र की 27 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 199 करोड़ 43 लाख रुपए है। जिसके अलावा मुख्यमंत्री ने मिल्क विधानसभा क्षेत्र की 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनकी अनुमानित लागत 96 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसके अलावा सीएम ने और भी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिल्क और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया के तहत माइलस्टोन संख्या 112 के पास बस और ट्रेलर की भयानक टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गोरा बस सर्विस की बोलवी बस के यहां एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय बस में लगभग 65 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सीओ महावन, थाना प्रभारी राया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने भी तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मथुरा जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुबह 4 बजे के लगभग यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया क्षेत्र में 111 और 112 माइलस्टोन के बीच में एक डबल डेकर बस जो कि लखनऊ से चली थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो सामने एक कंटेनर जा रहा था, उससे टकरा गई और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 25 के करीब जिसमें लोग घायल हुए हैं। मौके के निरीक्षण से और जो भी घायल हैं उनसे जो पूछताछ हुई उसके क्रम में प्राथमिक रूप से यह ज्ञात हुआ है
कि जो बस का चालक था वो गाड़ी नहीं चला रहा था और उसके साथ एक जो परिचालक था वो गाड़ी चला रहा था और काफ़ी स्पीड में उसके द्वारा बस को चलाया जा रहा था और जो कंटेनर है वो अपने निर्धारित लेन पे चल रहा था और उसमें तेज़ गति के कारण एकदम से उसने बस ड्राइवर ने टर्न लिया और उसमें पीछे से जाके टकरा गया, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई है। इसकी विस्तृत जांच भी कराई जाएगी। जो 4 लोग मृत हुए हैं उसमें चालक, परिचालक, क्लीनर और एक सवारी यात्री की मृत्यु हुई है। शेष जो घायल हैं उनको अभी डीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ जिला अस्पताल में उन सभी से मुलाकात की गई है। डॉक्टर्स की टीम, पुलिस और प्रशासन की टीम निरंतर यहाँ लगी हुई है। बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जा रहा है। इन सभी को अपने गंतव्यों तक सुरक्षित पहुँचाने का उपाय भी किया जा रहा है और सभी के परिवार से भी संपर्क कर लिया गया है। जो भी लोग अभी चोटिल हैं उन सभी को प्राथमिक रूप से देख लिया गया है। कोई वैसा क्रिटिकल नहीं है, फिर भी जो बेहतर से बेहतर उपचार है, 1-2 लोगों के फ्रैक्चर्स हैं, उनको जो बेस्ट पॉसिबल उपचार है वो करवाया जा रहा है और जल्द से जल्द इनके स्वास्थ्य की कामना की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की ट्रोनिका सिटी की पूजा कॉलोनी में 23 जून को हुए जाकिर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वारदात को जाकिर की प्रेमिका किरण ने बहन कशिश के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किरण की 14 वर्षीय बेटी ने दरवाजे में बने छेद से मां और मौसी की करतूत को देख लिया था और इसी से राज खुल गया। आरोपी बहनों ने वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। एसपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 23 जून को जाकिर का शव उसके घर में मिला था और 24 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई और इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें किरण घटना वाले दिन जाकिर के घर आते जाते दिखाई दी। दरवाजे पर उसकी बेटी भी खड़ी नजर आई। पुलिस ने पहले किरण से पूछताछ की और वह बार बार बयान बदलकर गुमराह करती रही। ऐसे में पुलिस ने उसकी बेटी से पूछताछ की तो उसने हकीकत बता दी। इसके बाद किरण से फिर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच बता दिया। ये थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को सुबह में 2 अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पर वार करके जब वो बेहोश हो गया उसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। हत्या करने की वजह क्या हुई? और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पूरा प्रकरण ज्ञात हुआ है कि ये जाकिर और किरण लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में आसपास में रहते थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी। उसके उपरांत यहाँ पर पूजा कॉलोनी क्षेत्र में ये लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। उसके उपरांत दिनांक 23 से 26 को ये घटना कारित हुई है। अभियुक्ता से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्ता के बयानों से और भी जो हमारे जो सर्विलांस और चीज़ों से जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी चीज़ें जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता की एक बेटी थी जो 13 वर्षीय है, उस पर भी ये ज्ञात हुआ है कि गलत नज़र रखता था। तो इन बातों को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। 23 से 26 की सुबह में उसने इस अभियुक्ता किरण ने अपनी बहन कशिश को, जो कि पहले से प्लानिंग करके 20 दिनों पूर्व ही बुला लिया था, सिर पर वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। उसके उपरांत वो गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। इसके बाद काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद कल वादी के जो भाई हैं शमीर खान, वो थाने पर आए और उन्होंने तहरीर दी है। उसके उपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई है जिसमें स्ट्रैंगुलेशन होना पाया गया। फिर इन दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें न्यायिक परीक्षा हेतु भेजा जा रहा है।
राम मंदिर प्रकरण में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। लापरवाही, मंदिर प्रबंधन और निगरानी तंत्र फेल होने के सबूतों के आधार पर कई पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी शामिल है। वहीं लगे कमीशन और जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के आरोपों की जांच फिलहाल जारी है। विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही सभी की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी, उसी तरह की कार्रवाई होगी। और एसआईटी ने अपने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 23 जून को शासन को सौंपी थी, जिसमें कई सिफारिशें की गई थी। इसमें एफआईआर की सिफारिश भी शामिल थी, जिसका संज्ञान लेकर केस दर्ज कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा के अलावा निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका के बारे में भी तथ्य दिए हैं। मामले में सीधे तौर पर अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन के आरोप लगे थे। वहीं जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर चंपत राय पर आरोप हैं। इन आरोपों की जांच एसआईटी तेजी से कर रही है। कहीं गवाहों के बयान भी हो चुके हैं और गोपाल राव पर भी कई आरोप हैं, इसलिए वह भी जांच के दायरे में है। आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का अयोध्या में रामलला दर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने देर रात उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया। और वहीं अयोध्या में रायकनिगंज स्थित पद्मश्री पैलेस में ठहरे हुए थे और रात करीब 11:40 पर पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। उन्हें रात भर आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में रखा गया। मौके पर अयोध्या कोतवाल पंकज सिंह समेत कई अधिकारी पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से वार्ता की। कोतवाल ने बताया कि फिलहाल बातचीत जारी है। आज मंगलवार को अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन पूजन करने वाला था और लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर प्रतिनिधिमंडल ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेतन नारायण और सिंह समेत अन्य नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा है। पुलिस के अनुसार 5 दिन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का यह अयोध्या का दूसरा दौरा था और कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ रामलला का दर्शन करना था। अयोध्या का माहौल ना खराब हो, इसलिए प्रशासन ने कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। फिरोजाबाद जिले के फरिया क्षेत्र में आई तेज आंधी से एक विशाल पेड़ के एक ई रिक्शा के गिर जाने पर उस पर सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फरिया थाना क्षेत्र में चिड़ई गांव के पास एक ई रिक्शा अवागढ़ से आ रहा था। तभी पृथ्वीपुर चिड़ई मार्ग पर अचानक आई तेज आंधी से नीम का एक बड़ा पेड़ अचानक उस पर गिर गया और उन्होंने बताया कि इस हादसे में ई रिक्शा सवार सभी 8 लोग पेड़ के नीचे दब गए, जिन्हें पुलिस ने पेड़ हटवाकर बाहर निकाला। ट्रामा सेंटर भेजा गया। उन्होंने बताया कि ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने उनमें से 5 को मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि शासन की ओर से मृतकों के परिवारजनों को देवी आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के प्रस्तावित विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आगरा जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना, जनपदीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभावार प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि सांसद और विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करें और प्रस्तावों में कोई संशोधन या सुझाव देना चाहते हैं तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएं, जिससे कार्य योजना को मंजूरी देकर धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वीकृत कार्य योजना को धनराशि तत्काल जारी कर काम शुरू कराएं। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कार्य योजना की प्रभावी निगरानी की जाए, जिससे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध पूर्ण हो सके। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आगरा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक अब तक बेहद करीब है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मंगलवार से बुधवार के बीच कभी भी मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार के लिए गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत 26 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी सहित 29 जिलों में बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 25 अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। रविवार से सोमवार के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।